हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई नो आपकी बोर्ड एग्जाम चालू हुआ है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी तक के आपके पेपर सारे बहुत अच्छे गए होंगे। अभी जो लास्ट के 2 से 3 पेपर आपके बचे हैं, अभी भी गाइस टाइम है। बाकी के जो पेपर है उसमें बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो। अभी उनमें से एक जो पेपर है अपना, जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला पेपर है थियरी पार्ट में, दैट इज इकोनॉमिक्स। और उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपने सारे यूट्यूब पे आपको टाइम भी थोड़ा मिला है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा छुट्टी भी है आपको। सर इकोनॉमिक्स के लिए कहाँ सर, 1 या फिर 2 ही दिन छुट्टी है? नहीं, आपको देखो अकाउंट्स के लिए इतना बड़ा चंक वाला छुट्टी मिला है, तो आप क्या कर लो, पूरा दिन में 8 8 9 9 आवर्स जो आप यूटिलाइज करते हो, आप पूरा मैक्सिमम टाइम किसको दे देना, अकाउंट्स को देना। और रात का थोड़ा टाइम लेकर आना जिसमें आप थियरी पढ़ पाओ, ठीक है। तो इसलिए आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनका वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। अभी एक अपना चैप्टर आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत मतलब बहुत नेशनल इनकम वाला चैप्टर। उसमें से बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, दैट इज 16 मार्क्स के जो दो क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन नेशनल इनकम में से आने का भी चांसेस है, ठीक है। इवन आपको एक शॉर्ट नोट मिल जाएगा 4 मार्क का, डू यू अग्री डिसएग्री में आ सकता है, बहुत इसका रेलेवेंस है, ठीक है। तो अपने इस चैप्टर को स्किप नहीं करेंगे। आपको मेरी वेबसाइट यूट्यूब चैनल पे आपको सारा मतलब कि नेशनल इनकम का सारा स्ट्रक्चर उसमें रखा है, ठीक है। अब एक लास्ट पार्ट है उसका, दैट इज थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। वो आज अपन इस लेक्चर में कवर करने वाले। क्लियर है क्या? चलो, और ये 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है, या फिर 4 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। थियोरेटिकल या फिर प्रैक्टिकल, इन दोनों में से एक आने की चांसेस तो है, ठीक है। अभी अपन चांसेस पे नहीं देखेंगे, सबसे पहले चैप्टर या फिर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको हमको कंप्लीट करना ही है, ठीक है क्या। लेट्स स्टार्ट थियोरेटिकल डिफिकल्टीज ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। उसमें सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? देखो, ट्रांसफर पेमेंट। जो सबसे पहले थियोरेटिकल डिफिकल्टीज क्या होती है, जो नेशनल इनकम होता है ना, उसको काउंट करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसको काउंटिंग में बहुत से डिफिकल्टीज आती है, मतलब उसमें सर इसको काउंट करे या ना करे, नेशनल इनकम में ये वाली इनकम को इंक्लूड करे या फिर ना करे, ऐसे थियोरेटिकल डिफिकल्टीज होती है और एक होती है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद थियोरेटिकल डिफिकल्टीज ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। सबसे पहले उसमें पॉइंट है ट्रांसफर पेमेंट। सर अभी ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट वो अमाउंट ऑफ पेमेंट होता है ना, ट्रांसफर पेमेंट ऑफ दैट पेमेंट व्हिच आर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द इंडिविजुअल्स। जैसे आपका पेंशन हो गया, दूसरा हो गया अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सी चीजें जो गवर्नमेंट है ना सिटीजन को देता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर आप में से कोई समझो आपकी गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट जॉब की आपकी रिपोर्टिंग है, ठीक है, आपने गवर्नमेंट में सर्विस दिया, उसके बाद आपको एक सर्टेन एज के बाद आप जो रिटायरमेंट हो जाओगे, आपको ना पेंशन मिलेगा। अब जो पेंशन मिलेगा वो गवर्नमेंट के लिए क्या है सर? गवर्नमेंट के लिए तो एक्सपेंस है बराबर, क्योंकि गवर्नमेंट अपने जेब से पैसा दे रहा है, क्लियर है। पर वो बंदे के लिए तो इनकम है, जिस पर्सन को मिल रहा है उसके लिए इनकम है। अब जब अपन नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम भी काउंट करते हैं, तो उसमें भी इंक्लूड होगा। और गवर्नमेंट ने भी वो खर्चा किया है तो गवर्नमेंट भी अपनी इनकम में इसको काउंट करेगा, मतलब एक्सपेंस करके उसको काउंट करेगा। तो ये डबल बार काउंटिंग नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनो, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है ना, एक पर्सन है, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो इसको पेंशन मिल रही थी, ठीक है। पेंशन होता है ना, पेंशन स्कीम, उसके तौर पे इसको पेंशन मिल रही थी। अब गवर्नमेंट के पास से पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट के पास से ना पैसा इसको जा रहा है, ठीक है, इसको गवर्नमेंट के पास से पैसा जा रहा है, तो गवर्नमेंट अपनी इनकम में से थोड़ा पैसा इसको दे रहा है, जो गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर। मैंने मेरे जेब से थोड़ा पैसा दिया तो मेरे लिए खर्चा हुआ, करेक्ट। गवर्नमेंट ने थोड़ा पैसा इसको दिया इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। ये गवर्नमेंट के लिए भले एक्सपेंडिचर हो, पर इसके लिए क्या है? इनकम है। इसके लिए क्या इनकम? इतना समझा? देखो बच्चा, इस पर्सन के लिए वो इनकम है, पर गवर्नमेंट के लिए वो एक्सपेंडिचर है। पेंशन जो दिया ना गवर्नमेंट ने अपने जेब से दिया, तो गवर्नमेंट के लिए वो एक्सपेंडिचर हुआ। बट जो पर्सन जिसको पेंशन मिला, दैट इज कॉल्ड एज इनकम, ठीक है। जब अपन पूरे देश का इनकम काउंट कर रहे थे ना, देश का इनकम काउंट करते, हर एक बंदे का इनकम काउंट करते, पूरे देश का जब अपन इनकम काउंट करते, हर एक बंदे का इनकम काउंट करते, तभी ऑलरेडी एक बार ये काउंट हो चुका है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट है ना, देखो अभी फिर गवर्नमेंट अपनी इनकम में भी इसको काउंट करेगा, ठीक है, और ये भी अपनी इनकम में काउंट करेगा, तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगा, बराबर। तो डबल काउंटिंग जैसे हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे जो ट्रांसफर पेमेंट होते हैं, ठीक है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होते हैं, इसको ना अपन काउंटिंग में लेते ही नहीं है, ठीक है। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो सबसे बड़ा ट्रांसफर पेमेंट के एग्जांपल कौन से है? सबसे पहला है एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और दूसरा है पेंशन। इसको अपन जब नेशनल इनकम काउंट होता है ना, उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है बच्चा। क्लियर है क्या? सो लेट्स मूव ऑन अहेड, ठीक है। इसको अपन कंसेप्ट में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी देखो, उसमें देखो ट्रांसफर पेमेंट आपको एक पॉइंट मिलेगा, उसमें अपन मार्किंग ले लेते हैं। देखो, ठीक है, आ जाओ। इंडिविजुअल गेट्स पेंशन, इंडिविजुअल को पेंशन मिलता है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है एक्सेट्रा, इसी को ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं।
बट वेदर दिस ट्रांसफर पेमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम और नॉट इज अ मेजर क्वेश्चन। अभी जो इंडिविजुअल को ट्रांसफर पेमेंट जो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या फिर पेंशन, उसको अपन नेशनल इनकम में सर इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत मेजर प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो देखो आगे बोला है इज अ मेजर प्रॉब्लम। ऑन द वन हैंड दे आर द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इनकम, जिस पर्सन को मिल रहा था वो उसके लिए इनकम है, मिस्टर एस को पेंशन मिल रहा था उसके लिए वो इनकम है। बट ऑन द अदर हैंड दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक पार्ट में क्या वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, दूसरे बंदे का इनकम है वो। तो हेंस दिस ट्रांसफर पेमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड और आर नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, या फिर कैलकुलेटेड इन द नेशनल इनकम। जब अपन नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो ट्रांसफर पेमेंट होता है, ट्रांसफर पेमेंट उसको अपन इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। समझ में आया क्या? क्योंकि एक बंदे के लिए वो तो इनकम है, दूसरे बंदे के लिए वो तो क्या है, एक्सपेंडिचर है। समझ में आया क्या? तो ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट काउंटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम। क्लियर है? ट्रांसफर पेमेंट के दो एग्जांपल आपके बुक में है, सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है और दूसरा है पेंशन। क्लियर है क्या? एकदम अच्छे से समझा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या बोला, इलीगल इनकम। अभी इलीगल इनकम समझते हो? इलीगल इनकम मतलब कौन सी इनकम होती है सर? ऐसी इनकम जो ब्लैक मार्केटिंग से मिलती है, दूसरी इनकम जो आप स्मगलिंग करते हो, किडनैपिंग करते हो। ऐसे बहुत से बंदे होते हैं जो स्मगलिंग करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, इलीगल काम करते हैं, जैसे चरस गांजा कोकीन, जो तुम्हारे मतलब बोलते हैं ना कि शौक है, ठीक है। ऐसी सारी चीजें अगर तुम लोग बेच के पैसा कमाते हो, ठीक है, ऐसे सारे जैसे मेरे अब जो ये सब शूटिंग वूटिंग कर रहा है उसके शौक है, ठीक है, मेरा फ्रेंड है वो, ठीक है, उसके शौक है, वो ब्लैक मार्केटिंग करके पैसा कमाता है, फिर बोलते ना जेल जाके आया है, ठीक है, ऐसे सारे काम करता है, ठीक है। तो उसको जो पैसा मिलता है, समझो बच्चों को किडनैप करता है, छोटे छोटे बच्चों को, तो उसको उसके घर पे जो पैसा आता है, तो घर पे पैसा आता है, क्या लीगल मनी है क्या? मतलब क्या गवर्नमेंट को क्या बोलेगा, सुन मैं ना उसका सुपारी ले रहा हूँ, ठीक है, समझो इसने क्या किया, इसने सुपारी ले लिया कि एक फिल्म एक्टर को इसको मारना है, ठीक है, इसने फिल्म एक्टर को जाके मारा और उसको जो पैसा है तो क्या गवर्नमेंट को जाकर टैक्स पे करके आएगा? क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समझो अगर आप कोई भी इलीगल काम करते हो और उसके तहत आपको कोई भी पैसे मिलते हैं तो उसको इलीगल इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या उसको इंक्लूड करना चाहिए नेशनल इनकम में या फिर नहीं करना चाहिए? आ जाओ देखते हैं, ठीक है। इलीगल इनकम लाइक इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, चोरी, स्मगलिंग एक्सेट्रा नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जो भी आप इलीगल काम करते हो और उससे जो आपको पैसा आता है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। आपको इसमें बहुत दिया होगा, तो आपको चार मतलब इलीगल काम याद रखना है। वैसे तो आपको बहुत आते होंगे इलीगल काम, बट अपन को इसमें चार ही अपन याद कर लेंगे। इलीगल इनकम विच इज अर्नड, इलीगल इनकम विच इज अर्नड फ्रॉम ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन और स्मगलिंग, ठीक है, हैंस आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। समझा बच्चा अच्छे से? ठीक है, जो भी इलीगल काम करके आपने जो पैसा कमाया है ना, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, स्मगलिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, थेफ्ट हो गया, इन सारी चीजों करके अगर आपने कोई भी पैसा कमाया है ना, उसको अपन नेशनल इनकम की काउंटिंग में नहीं लेते, हैंस दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। थियोरेटिकल डिफिकल्टीज कर रहे हैं ऑफ मेजर नेशनल इनकम। सबसे पहला पॉइंट अपने कौन सा किया? ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट के दो एग्जांपल कौन से? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड पेंशन स्कीम, जो गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है और जिस पर्सन को मिल रहा है उसके लिए वो क्या है? इनकम है। हेंस इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। समझा अच्छे से? नेक्स्ट पॉइंट है इलीगल इनकम। कोई भी अगर आप इलीगल एक्टिविटी करते हो और उससे कोई भी आप इनकम कमाते हो, सो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आपको चार एग्जांपल देना है इलीगल एक्टिविटी का। सबसे पहले स्मगलिंग, थेफ्ट, ठीक है, करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग, ये दे सकते हो। फिर समझ में आया क्या? एक्सेट्रा। क्लियर है? इन सारी चीजों से अगर आप इलीगल एक्टिविटी करते हो और पैसा कमाते हो, सो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ओके, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। अभी तक समझा? तो दो पॉइंट, ट्रांसफर पेमेंट और दूसरा कौन सा है? इलीगल इनकम। पहले कौन सा है? ट्रांसफर पेमेंट, और सेकंड कौन सा? इलीगल इनकम। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट। So अभी तक successfully we have completed 2 points, that is transfer payment and illegal income. ठीक है, now third is unpaid service. ध्यान से सुनना है तुमको भी, ध्यान से सुनो। थर्ड पॉइंट कौन सा? अनपेड सर्विसेज। अब बहुत सी चीजें अनपेड सर्विसेज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अनपेड सर्विस मतलब ऐसे आपने कोई गुड्स या फिर सर्विस लिया है पर आपने उसको पे नहीं किया है। अगर आपने उसको पे किया ही नहीं है तो इनकम होगा ही नहीं ना सामने वाले बंदे को। अगर सामने वाले बंदे को इनकम होगा ही नहीं तो नेशनल इनकम में कैसे काउंट करेंगे? क्लियर है? अगर कोई भी चीज जिसका हम समझो, मैंने एक दुकान वाले के पास गया, आई बॉट अ पार्ले जी फॉर माई सेल्फ, ठीक है, मैंने उसका 100 रुपीज पे किया और 100 रुपीज वाला मैं पार्ले जी का पूरा पैकेट लेके आया। सो आई एम पेइंग फॉर द गुड्स एंड गेटिंग इट फॉर मी, ठीक है। तो मैंने पे किया सर्विसेज या फिर गुड्स के लिए, यस, तो इसका नेशनल इनकम में काउंटिंग होगा। बट अगर ऐसी बहुत सी सर्विसेज है, सर कौन सी सर्विस है बता दो, रुको ना। बहुत सी ऐसी सर्विस है जो अपन अपने को मिलती है, फिर बहुत से ऐसे गुड्स है जो हमको मिलते हैं जो हमको उसके लिए पैसा नहीं पे करना पड़ा है, तो उसके लिए उसका नेशनल इनकम में कोई काउंटिंग आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल द सर्विसेज विच आर गिवन बाय हाउसवाइफ,
आपकी मम्मी ने आपको पूरी सारी सर्विसेज दे के रखे, सो फॉर एग्जाम्पल पूरा घर क्लीन करके देने का, खाना देने का, खाना बना के देने का, यही अगर आप किसी काम वाली बाई को रखोगे तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा, तो उस सर्विस को काउंट होगा नेशनल इनकम में। बट द सर्विसेज विच आर रेंडर्ड, और रेंडर्ड का मतलब है गिवन और प्रोवाइडेड बाय अ हाउसवाइफ टू इट्स हाउस मेंबर्स, that services are not included in the calculation of national income। आप ऐसा करते हो कि आपकी मम्मी को तनख्वाह देते हो क्या, आप आपकी मम्मी को सैलरी देते हो क्या पर मंथ 10,000, ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि वो पेड सर्विस है ही नहीं ना, अनपेड सर्विस है, और अनपेड सर्विसेज को नेशनल इनकम की काउंटिंग में लेते ही नहीं है। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। समझा अच्छे से, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो मूविंग ऑन टू अपन उसके अंदर ये करते हैं, मार्किंग करते हैं। ठीक है, आ जाओ। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ओनली पेड सर्विसेज, paid goods and services are considered। मैंने just बताया, I went to a shop, I got myself a Parle-G biscuit, I paid ₹100, so this is the paid services or paid goods and services। ठीक है, so for that the amount which I have given will be counted in the calculation of national income। But however there are number of unpaid services which are not counted, मतलब which are not calculated। बहुत सी ऐसी सर्विसेज है जिसको नेशनल इनकम की काउंटिंग में नहीं लेते हैं। ठीक है, फॉर इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज of housewife and the services provided out of love, affection, mercy। फॉर एग्जाम्पल सुनो, जो हाउसवाइफ अपने पूरे हाउस को सर्विस देती है उसको अपन नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। सेकंड, आपको कोई लव, अफेक्शन और मर्सी के तहत आपको कोई चीजें मिली है, ठीक है, जो हमको नहीं मिली है, आपको अगर ऐसी कोई चीजें मिली है, सो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एंड काउंटेड इन द नेशनल इनकम। ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है, समझ में नहीं आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कोई फ्रेंड है, उसकी दुकान है, ठीक है, आप उसके पास जाके अपना 10,000-20,000 के कपड़े परचेस करते हो, ठीक है, और आप उसको जरा भी पैसे नहीं देते हो, सो उसने आपको दिया है फ्री में, दैट इज आउट ऑफ लव, अफेक्शन, कनेक्शन। ठीक है, आपके और मर्सी या फिर लव, अफेक्शन, कनेक्शन खा के उसने पैसे दिया है और उसके लिए आप उसको पैसे नहीं दे रहे हो, मतलब इसमें मनी का कोई भी रोल है ही नहीं, तो इसी को बोलेंगे ना अनपेड बट सर्विस। समझ में, सर्विस तो मिला बट अनपेड है। क्लियर है क्या? सो इसका नेशनल इनकम की काउंटिंग में लेते नहीं है। सो बाय फार वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 3 पॉइंट, दैट इज सबसे पहले कौन सा है, ट्रांसफर पेमेंट, सेकंड इज इलीगल इनकम, थर्ड इज अनपेड सर्विस। फिर से एक बार, पहला कौन सा है, ट्रांसफर पेमेंट, सेकंड कौन सा है, इलीगल इनकम, थर्ड कौन सा है, अनपेड सर्विसेज। समझा अच्छे से? लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इस पॉइंट में बेसिकली देखो क्या बोला है, फॉर एग्जांपल आप है ना वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करते हो, फॉर एग्जांपल यू आर प्रोड्यूसिंग टोमेटोज, अनियन, ठीक है, पोटेटोज, आप इसको सबको प्रोडक्शन करते हो, और आपका क्या ही हो गया, समझो आपको ना घर में ना आप खुद प्रोड्यूसर हो और आप इसको ना मार्केट में जाके बेचते हो, इतना समझा? ठीक है, आपने क्या कर लिया, आपको घर पे ना अनियन चाहिए, मतलब कांदा चाहिए, तो अपने कांदा आपके जो ठेला है, मतलब आपने बना के रखा है, उसमें जो बेचने के लिए अवेलेबल है उसमें से उठाया 1 kg और आपने खुद के लिए यूज किया, तो आप क्या करोगे, मतलब आप आपके जेब से पैसा निकालोगे, खुद का ही बिजनेस है, आप आपके जेब से पैसा निकाल के क्या आप खुद को पे करोगे? नहीं सर, ऐसा थोड़ी होगा। हमारा खुद का बिजनेस होता है, हम हमारे खुद के बिजनेस के लिए हम हमारे स्टॉक में से लेके आके हम खुद के खा लेंगे। समझ में? तो उसके लिए मुझे आपने पैसा पे किया क्या? नहीं पे किया, तो इसको नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में नहीं लिया जाएगा। और एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको अब सबको पता होगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ठीक है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से ना एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है जो जेठालाल वाला सीरियल में आता है, ठीक है, उसमें से क्या हुआ, समझो जो टप्पू है, ठीक है, जो जेठालाल जो बिजनेसमैन है उसका बेटा है, वो क्या बोलता है, डैडी आई वांट अ फोन, ठीक है, तो अपने पापा के शॉप में जाता है और वो फोन लेके आता है, तो क्या वो अपने पापा को पे थोड़ी करेगा, मतलब खुद का दुकान में से खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन खुद के लिए लिया, खुद के बिजनेस में कोई भी चीज खुद के लिए लिया, ठीक है, तो उसको नेशनल इनकम के काउंटिंग में नहीं लिया जाता। समझ में आया क्या? आज अपन इसको मार्किंग के साथ देखते हैं। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, द प्रोडक्ट्स केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो बेचने के लिए रखे हैं पर उसमें से हमने खुद के लिए यूज कर लिया, ठीक है, द प्रोडक्ट्स केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय द फार्मर्स एंड अदर अलाइड प्रोड्यूसर्स डू नॉट एंटर द मार्केट, हेंस इट इज नॉट अकाउंटेड फॉर इन द नेशनल इनकम। मतलब अभी बहुत बार ऐसा होता है कि किसान जो फार्मर्स होते हैं वो ना राइस को ग्रो करते हैं, वीट को ग्रो करते हैं, तो मार्केट में बेचने से पहले थोड़ा सा चीज साइड में निकाल के रखते हैं उनके लिए, साल भर में वो खा पाए ना, इस तरह साइड में निकाल के रखते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मतलब मैंने बनाया और मैं ही खाऊंगा, ठीक है, और बाकी का जो बचेगा उसको बेचने के लिए निकालूंगा, ठीक है, तो जितना उतने वैल्यू का जो कमोडिटी मैंने खुद के कंजम्पशन के लिए साइड करके रखा है, दैट विल नॉट बी अकाउंटेड फॉर इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। समझा इधर तक? अच्छे समझा? चलो, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, ट्रांसफर पेमेंट, सेकंड कौन सा है आपका, इलीगल इनकम, थर्ड कौन सा है आपका, अनपेड सर्विसेज, और फोर्थ अपन ने कौन सा किया, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्लियर है कि अच्छे तो 4 पॉइंट आ चुके हैं। पहला कौन सा है, ट्रांसफर पेमेंट, सेकंड कौन सा है, इलीगल इनकम, थर्ड कौन सा है, अनपेड सर्विसेज, और अभी कौन सा क्या, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्लियर है क्या? मूविंग टू नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम ऑफ द फॉरेन फर्म्स। इनकम ऑफ द फॉरेन फर्म्स में बेसिकली क्या बोला गया, देखो अभी आपको पता है कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है, सर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मतलब क्या, ध्यान से सुनो,
एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, समझो मैंने बनाया जैम, आई मेड अ जैम एंड आई सप्लाई टू यूएसए, तो मैंने एक्सपोर्ट किया यूएसए को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। अभी यूएसए मेरे को पैसे देगा, पर मेरे को रुपया में नहीं देगा, वो मेरे को डॉलर में देगा और मेरे को कन्वर्ट करके रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को ध्यान से सुनना, मुझे बताओ ये जो ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करने के लिए कोई एक अथॉरिटी है, उसका नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बोला कि इनकम ऑफ द फॉरेन फर्म्स में नेशनल इनकम क्या लेना देना है। इन्होंने एक सिंपल बात बोली, कोई भी फॉरेन, कोई समझो कंट्री इंडिया है, इंडिया में कोई फॉरेन कंपनी आके बिजनेस करती है, पर अगर वो प्रोडक्शन करती है ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे आके प्रोडक्शन करती है ना, प्रोडक्शन करती है, तो उसका इनकम अपन काउंट करेंगे नेशनल इनकम में। अगर वो प्रोडक्शन नहीं करती है, बस सेल्स करती है, तो उसका अपन यहाँ पे नेशनल इनकम के काउंटिंग में नहीं लेंगे इनकम। समझा कि नहीं समझा, ध्यान से सुनो। अभी फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल XYZ एक फॉरेन कंपनी है, XYZ एक फॉरेन कंपनी है जो यूएसए की कंपनी है, यूएसए में माल को बनाती है, मतलब प्रोडक्शन वहां करती है और इंडिया में आके बस गुड्स को बेचती है, तो उसका अपन नेशनल इनकम में काउंटिंग करेंगे क्या? नहीं सर, क्योंकि जहां पे प्रोडक्शन होगा वहां पे अपन नेशनल इनकम में काउंटिंग करते हैं। तो इंडिया में उसका प्रोडक्शन है नहीं, इंडिया में बस उसका सेल्स है। क्लियर है? तो IMF ने सीधा बोला अगर आपका प्रोडक्शन जहां पे होता है वही प्लेस पे आपका नेशनल इनकम के इनकम में काउंटिंग लेंगे। क्लियर है क्या? जो फर्म है उसका अपन इनकम काउंट करेंगे नेशनल इनकम में तभी अगर उसका इंडिया में प्रोडक्शन होता है तो ही, ठीक है। आज अपन इसको मार्किंग के साथ और अच्छी तरीके से समझते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू IMF, जैसे मैंने बोला IMF का मतलब क्या? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लिख के रखो कहीं ना कहीं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट्स द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ो। इन्होंने क्या बोला? इनकम ऑफ अ फॉरेन फर्म शुड बी इंक्लूडेड, इनकम ऑफ जो फॉरेन फर्म की हम इसको इंक्लूड करेंगे इन द नेशनल इनकम of the country where the firm actually undertakes the production work। अगर फर्म प्रोडक्शन वर्क अंडरटेक करता है तो ही, जहां फर्म अंडरटेक करता है प्रोडक्शन वर्क वहां अपन इसको काउंट करेंगे नेशनल इनकम में। समझ में आया क्या? चलो, तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट कौन सा था? ट्रांसफर पेमेंट। सेकंड कौन सा था? इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज या फिर इलीगल इनकम। थर्ड कौन सा था? अनपेड सर्विसेज। फोर्थ अपना कौन सा था? प्रोडक्शन ऑफ फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और अपने लास्ट पे अपन ने कौन सा क्या? इनकम ऑफ द फॉरेन फर्म। समझ में आया क्या? चलो, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट इज वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने सिटीजन के लिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, फिर अपने को डिफेंस सर्विसेज, ये सारी बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन को। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सारी सर्विसेज सर क्यों प्रोवाइड करता है? हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे वेलबींग के लिए, हमारी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, लॉ एंड ऑर्डर मतलब क्या? जस्टिस सिस्टम, कोर्ट में अगर जाके आप केस वेस कर सकते हो, वो वाला आपको अवेलेबिलिटी है, ठीक है। वो सर्विस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, डिफेंस, बॉर्डर पे अपने जो मिलिट्री मैन्स रहते हैं वो अपने को सेफ्टी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट एक्सेट्रा बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनका ना एक्चुअल रियल वैल्यू पता नहीं चलता, वो अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उसके कितना एक्चुअली वैल्यू है, तो वो सब है ना असर्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर अपन उसकी जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ सर्विस है, रियल वैल्यू अपन फाइंड आउट नहीं कर पाते तो उसको अपन नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, जस्टिस हो गया, ये बहुत सारे सर्विसेज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने सिटीजंस के लिए प्रोवाइड करती है, बट दैट सर्विसेज कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम। समझ में आया क्या? लेट्स मूव। ठीक है, हम अपन इसको अच्छे तरीके से करेंगे मार्किंग के साथ। चलो, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स नंबर ऑफ पब्लिक सर्विसेज सच एज लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बता सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली वो होता है नगर सेवक लोग होते हैं, लोकल अथॉरिटी लोग रहते हैं जो अपने पब्लिक एरिया को देखते हैं, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज मतलब कौन सा सर्विस? हॉस्पिटल सर्विसेज। देखो, आप हॉस्पिटल में अगर जाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपसे 10 रुपीज लेते हैं जैसा केस पेपर का, ठीक है। बाकी आपको मेडिसिन एंड आपको जो कंसल्टेशन इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मूविंग अहेड, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा। The calculation of these services at the market price is difficult as the real value of the services is not known। क्योंकि सर जो गवर्नमेंट हमको सर्विस प्रोवाइड की ना, उनका रियल वैल्यू हमको पता ही नहीं है, उनका रियल वैल्यू फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। फॉर दैट रीजन इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम। समझ में आया क्या? चलो, तभी तक अपने 6 पॉइंट्स हो चुके हैं वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। चलो, लेट्स मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, द नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजिंग प्राइस लेवल। अभी चेंजिंग प्राइस लेवल मतलब क्या? देखो, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत टेक्निकल है, अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा आपको। थोड़ा मैं फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा आपको। पता है, हर एक साल में आप देखो कि जब बारिश का मौसम आता है तब है ना कांदे का भाव बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छे से समझना, इस एग्जाम्पल को फटाक समझ में आ जाएगा। अब देखो, समझो इस साल में ना कांचे का जो अपना अनियन है ना, उसका ना प्रोडक्शन हुआ 100 kg, ठीक है। सिर्फ 100 kg हुआ है, ध्यान से सुना, कम है,
ठीक है। पूरे साल भर में एग्जाम्पल है, कोई ऐसे उठ के मारने में शुरू कर देना, ध्यान से सुनो। पूरे साल भर में अपना कांदा का प्रोडक्शन हो चुका है ओनली 100 केजी, 100 केजी हुआ है। अब मार्केट में 1000 केजी की रिक्वायरमेंट है, मतलब 900 केजी का डेफिसिट है। 900 केजी तो बना ही नहीं है, सिर्फ 100 केजी बना है। अब इतनी मार्केट को पूरा सप्लाई करना है तो 100 केजी कांदा तो पॉसिबल नहीं होगा। अब क्या होगा, कांदे का भाव धीरे धीरे मार्केट में बढ़ते जाएगा, क्योंकि डिमांड बहुत है ना और सप्लाई बहुत कम है। ऑलरेडी 100 केजी है और बहुत लोग को प्रोवाइड करना है, तो इसका डिमांड मार्केट में बहुत है, पर है ना सप्लाई बहुत कम है, 100 केजी है। अब ना मार्केट में इसका प्राइस बढ़ते जाएगा, मतलब जो पहले प्राइस कांदा 10 रुपीज केजी था, अब वो 200 रुपीज केजी हो गया, पर प्रोडक्शन तो उतना ही है, प्रोडक्शन 100 केजी का ही है, ठीक है। तो ऐसा अगर प्राइस चेंज अप डाउन होता है ना, तो अपन इसको नेशनल इनकम में प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इससे अपन इसको इंक्लूड नहीं करते। आज अपन इसको मार्किंग के साथ अच्छे तरीके से समझते हैं। आज changing price level, difficulties in calculating national income also rise due to changing price level, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल when the price level rises, मतलब प्राइस बढ़ता है, the national income may show an increase, तो national income अगर प्राइस बढ़ा है तो national income में इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखेगा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो हर एक बंदा ज्यादा पे करेगा तो इनकम ज्यादा दिखेगा ना। The national income may show an increase even though production may not have changed, अगर प्रोडक्शन उतना है ही नहीं, मतलब अपना प्रोडक्शन तो कम हो गया था, 1000 केजी की रिक्वायरमेंट है, बट अपना कितना था, 100 केजी ही हुआ था, तो प्रोडक्शन भले ही कम है पर फिर भी नेशनल इनकम में बोलते हैं कि ज्यादा दिखेगी, क्योंकि प्राइस बढ़ गए। तो इस कारण ऐसे अगर प्राइस चेंज फ्लक्चुएट होते रहता है, अगर प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है फिर भी अगर नेशनल इनकम उसके वजह से बढ़ा है, सो देन दैट इज नॉट कैलकुलेटेड और इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। समझ में अच्छे से आ जाओ, ठीक है। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज। सबसे पहला कौन सा था, ट्रांसफर पेमेंट के 2 एग्जांपल बता सकते हो। पहला कौन सा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, दूसरा कौन सा, पेंशन, ठीक। गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है और जिस पर्सन को मिल रहा है उसके लिए क्या वो है, इनकम। सो फॉर दैट रीजन इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। सेकंड वन वाज इलीगल इनकम। इलीगल इनकम में क्या बोला है, ब्लैक मार्केटिंग, फिर बोलते हैं थेफ्ट, स्मगलिंग, गैम्बलिंग एक्सेट्रा। All these activities are constructed as illegal activities, and the income so earned from these activities shall not be included in the calculation of national income. Moving ahead, unpaid services. Unpaid services are basically those services for which the payment is not made but the service or goods is acquired. For example, a service is rendered to you by your mother, or a housewife render a service for his household members. So for that she does not charge any single amount. So these services cannot be included, or this services cannot be counted for the purpose of calculation of national income. The next one was production for self-consumption. For example, you are a farmer and you are producing tons and tons of rice and you are selling it in the marketplace. So before selling it in the marketplace, you have reserved some amount of the commodity for your consumption, and the खुद के consumption के लिए जो आपने commodity reserve करके रखी है, so the value of the commodity which you going to consume for yourself will not be accounted for the calculation of national income, ठीक है। Moving ahead, income of the foreign firms. IMF has put forth the definition. What if the production, for example, a company is from the foreign country and it's coming into India and making a production. If it is making a production in India, then its income will be counted in the national income of India. But if it is not making production in India, it is just selling the goods, no, its income will not be counted in the calculation of national income. Hope I am very clear about it. Moving ahead, take a valuation of government security. See, government of India provides number of services to us. Services such as defense, justice, ठीक है, and the real value of these services is never known, ठीक है। For that reason, it cannot be included in the calculation of national income. And the last one was fluctuation or changes in the price level, ठीक है। तो changes in the price level होता रहता है and उससे increase national income कम ज्यादा देख सकते हैं। For that reason, it cannot be included in the calculation of national income. समझ में आया क्या अच्छे से? So all the theoretical difficulties are being done, ठीक है। अच्छे से पढ़ना. This might come for 4 mark question also, but many a times in the past purview it has come for 8 marks also. So be very conscious about this answer और अच्छे से एक बार पढ़ ले. नेशनल इनकम का चैप्टर का कोई भी क्वेश्चंस स्किप नहीं करने. सी फॉर एग्जांपल आई टेल यू, ऐसा एज सच है ना, इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है। आपको प्रोफेसर्स देंगे, अच्छी बात है, ठीक है, रेफर कर लेना, बट इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं. डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ द चैप्टर, यू विल बी इन वेरी टफ टाइम, ठीक है. डोंट डू दैट, ठीक है. ऑल द बेस्ट.